नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। ट्रंप के टैरिफ पर जयशंकर का पलटवार, चीन पर क्यों नहीं लागू। 12 करोड़ कैश, 6 करोड़ की ज्वेलरी, ईडी का छापा, कर्नाटक कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र गिरफ्तार। स्पेस डे पर पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, भारत बनाएगा अपना स्पेस स्टेशन। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़े और तुम्हें शर्म नहीं, कांग्रेस सांसद का विवादित बयान। और मुंबई के कुशीनगर ट्रेन के एसी कोच में बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। और अब खबरें विस्तार से। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मॉस्को में बोलते हुए जयशंकर ने कहा है कि अगर यही दलीलें भारत पर लागू होती हैं तो चीन पर क्यों नहीं, जबकि रूस से तेल का सबसे बड़ा आयातक चीन है और भारत दूसरे नंबर पर है। जयशंकर ने साफ कहा है कि यूरोप और अमेरिका खुद भी रूसी तेल खरीदते हैं। ऐसे में भारत को निशाना बनाना दोहरे मापदंड की तरह है। इसी के साथ ट्रंप ने भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम कराए जाने के दावे को भी विदेश मंत्री ने खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने पिछले 50 सालों में कभी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है और पाकिस्तान के साथ बातचीत हमारी अपनी शर्तों पर होगी। ट्रंप की विदेश नीति की शैली पर भी जयशंकर ने तीखी टिप्पणी की और कहा कि किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अब तक इस तरह की पब्लिक डिप्लोमेसी नहीं दिखाई है। वहीं चीन को लेकर उन्होंने कहा है कि सीमा विवाद और गलवान संघर्ष भारत चीन रिश्तों की सबसे बड़ी चुनौतियां बनी हुई है। कर्नाटक की राजनीति में भूचाल ला देने वाली खबर है। कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र को प्रवर्तन निदेशालय ने सिक्किम के गंगटोक से गिरफ्तार किया है। वीरेंद्र पर मनी लॉन्ड्रिंग, अवैध सट्टेबाजी और कसिनो कारोबार में अवैध निवेश के आरोप हैं। ईडी ने शुक्रवार को उनके कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 12 करोड़ नगद, 6 करोड़ की ज्वेलरी, 1 करोड़ की विदेशी करेंसी, 10 किलो चांदी और 4 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई हैं। साथ ही 17 बैंक खातों और 2 लॉकर भी फ्रीज किए गए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि विधायक और उनके परिवार ने ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट्स किंग 567 और राजा 567 के जरिए करोड़ों की ब्लैक मनी बनाई। इतना ही नहीं, वीरेंद्र के भाई दुबई में से डायमंड, सॉफ्टेक, टीआरएस टेक्नोलॉजीज और प्राइम 9 टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनियां चला रहे थे, जो कॉल सेंटर और गेमिंग बिजनेस के लिए अवैध लेन देन कर रही थी। ईडी ने गोवा के 5 बड़े कसिनो, पपीज कैसीनो गोल्ड, ओशन रिवर्स, पपीज कैसीनो प्राइड, ओशन 7 और बिग डैडी पर छापेमारी की है, जिसमें विधायक की हिस्सेदारी बताई जा रही है। ये मामला नया नहीं है। वीरेंद्र पर 2010 के अवैध लौह अयस्क निर्माण घोटाले से भी जुड़ा हुआ है। आरोप है कि उन्होंने 1.25 लाख मैट्रिक टन आयरन अवैध रूप से निर्यात किया था, जिसकी कीमत करीब 87 करोड़ रुपए थी। महज 8 दिन में पहले ही कांग्रेस विधायक सतीश कृष्ण सेल के घर से भी ईडी ने 1.41 करोड़ रुपए कैश और 6.75 किलो सोना बरामद किया था। लगातार 2 विधायकों पर कार्रवाई से कांग्रेस के भीतर हलचल बढ़ गई है और पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई है। ईडी ने वीरेंद्र को शनिवार को गंगटोक से गिरफ्तार किया और ट्रांजिट रिमांड पर बेंगलुरु लाने की तैयारी की है। इस गिरफ्तारी के बाद कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर दबाव और बढ़ गया है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी सौगात दी है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। उन्होंने कहा है कि आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की यात्रा हमारे अतीत के गौरव और भविष्य की उम्मीद दोनों को दर्शाती है। कार्यक्रम में गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर फहराए गए तिरंगे को ऐतिहासिक क्षण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी नई तकनीकों पर काम कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आज स्पेस टेक्नोलॉजी देश के प्रशासन और आम लोगों के जीवन को आसान बना रही है। इसरो और स्पेस सेक्टर के सभी वैज्ञानिक एवं इंजीनियर्स और मेरे प्यारे देशवासियों,
आप सभी को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार स्पेस डे की थीम है आर्यभट्ट से गगनयान तक। इसमें अतीत का आत्मविश्वास भी है और भविष्य का संकल्प भी है। आज हम देख रहे हैं इतने कम समय में ही नेशनल स्पेस डे हमारे युवाओं में उत्साह और आकर्षण का अवसर बन गया है। ये देश के लिए गर्व की बात है। मैं स्पेस सेक्टर से जुड़े सभी लोगों को, वैज्ञानिकों को, सभी युवाओं को नेशनल स्पेस डे की बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी भारत ने इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स उसकी मेजबानी भी की है। इस कंपटीशन में दुनिया के 60 से ज्यादा देशों से लगभग 300 युवाओं ने हिस्सा लिया। भारत के युवाओं ने मेडल भी जीते। ये ओलंपियाड स्पेस सेक्टर में भारत की उभरती लीडरशिप का प्रतीक है। साथियों, मुझे खुशी है कि युवा साथियों में स्पेस के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इसरो द्वारा भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन और रोबोटिक्स चैलेंज जैसी पहल भी की गई है। मैं इन प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लेने वाले स्टूडेंट्स और विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक नए माइलस्टोन गणना, ये भारत और भारत के वैज्ञानिकों का स्वभाव बन गया है। 2 साल पहले ही भारत पहला ऐसा देश बना था जिसने चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने का इतिहास रचा। हम स्पेस में डॉकिंग, अनडॉकिंग की क्षमता रखने वाले दुनिया के चौथे देश भी बन गए हैं। अभी 3 दिन पहले ही मेरी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से मुलाकात हुई है। उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर हर भारतीय को गर्व से भर दिया। जब वो तिरंगा मुझे दिखा रहे थे, वो जो पल थी, जो अनुभूति थी, वो शब्दों से परे है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु से हुई चर्चा में मैंने नए भारत के युवा के असीम हौसले और अनंत सपनों को देखा है। इन सपनों को आगे बढ़ाने के लिए हम भारत का एस्ट्रोनॉट पूल भी तैयार करने जा रहे हैं। मैं आज स्पेस डे पर अपने युवा साथियों को भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए इस एस्ट्रोनॉट पूल से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं। साथियों, आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा।
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। सहारनपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान इमरान मसूद ने भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जब हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए तो पाकिस्तान से क्रिकेट खेलकर पैसे कमाने की कैसी देशभक्ति है। इमरान मसूद का कहना था कि टीवी और फिल्मों में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन तो लगा दिया, लेकिन क्रिकेट को क्यों अछूता रखा गया है, क्योंकि इससे सरकार को धंधा मिलता है। यही नहीं, इमरान मसूद ने बोट चोरी का मुद्दा भी उठाया और 24 तारीख को बड़ी यात्रा निकालने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बोट चोर गद्दी छोड़ का नारा अब पूरे देश में गूंज रहा है। इसके साथ ही सदन में पास हुए विधेयक पर भी उन्होंने तीखा हमला बोला। मसूद का आरोप है कि ईडी को इतना शक्तिशाली बना दिया गया है कि वो किसी को भी जेल में डाल सकती है और इसी बहाने छोटी पार्टियों को तोड़ने का काम भी किया जा रहा है। इमरान मसूद ने चुनाव आयोग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि मृतकों के नाम पर बोर्ड बनाए जा रहे हैं और लाखों वोट काट दिए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अपने वोट खुद बनवाएं और सतर्क रहें, क्योंकि लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। तो झंडी देंगे ही। हमारी बहनों के सिंदूर उजड़ गए, इनको तो खेल खिलवा करके पैसे कमाने हैं। जो पैसे, जिन्हें पैसे कमाने हैं वो खेल खेलेंगे। उनको मतलब क्या है? नाम की देशभक्ति है। किस बात की देशभक्ति है भाई? तुम्हारी बहनों के सिंदूर उजड़े और तुम्हें शर्म नहीं आ रही कि हम मैच खेलेंगे जा करके? आप टीवी चैनल के ऊपर, टीवी के ऊपर सारे ड्रामे बंद कर दिए। आपने गाने पाकिस्तान के सारे कलाकार बंद कर दिए। तो क्रिकेट अछूता क्यों? क्योंकि क्रिकेट से आपकी जेब में पैसा जाता है, धंधा मिलता है। मुंबई से कुशीनगर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। ट्रेन के एसी कोच के बाथरूम में 7 से 8 साल की बच्ची का शव कूड़ेदान में मिलने से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। जैसे ही शव की जानकारी यात्रियों को मिली, ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आनन फानन में रेलवे अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बच्ची का अपहरण उसके ही रिश्तेदार मौसेरे भाई ने किया था। पुलिस इस पूरे मामले को अपहरण और हत्या दोनों पहलुओं से जांच रही है। लखनऊ टर्मिनल से चलकर कुशीनगर की ओर जा रही 22537 कुशीनगर एक्सप्रेस के B2 कोच में उस वक्त सनसनी फैल गई जब कोच के बाथरूम में बच्ची का शव मिला। शव कूड़ेदान के अंदर रखा गया था। जैसे ही यात्रियों ने शव देखा, तुरंत इसकी जानकारी रेलवे अधिकारियों को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस की शुरुआती जांच में बच्ची के अपहरण की गुत्थी सुलझती नजर आ रही थी, लेकिन पुलिस को शक है कि बच्ची को उसके ही मौसेरे भाई ने अगवा किया था। इस सनसनीखेज घटना के बाद ट्रेन की सुरक्षा व्यवस्था और रेलवे की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी मौसेरे भाई की तलाश की जा रही है। बच्ची की हत्या किन हालात में की गई और शव ट्रेन के कूड़ेदान में कैसे पहुंचा, ये सब जांच का विषय है। रेलवे में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठने लगे हैं और अब इस घटना ने एक बार फिर से रेलवे और पुलिस की सतर्कता पर गंभीर चिंता खड़ी कर दी है। और आवाज समाचार में यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में एक बार फिर से बादल फटने से तबाही मची है। चमोली जिले के थराली तहसील में देर रात भारी मलबा आने से कई घरों में और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। एसडीएम आवास तक पूरी तरह से ढह गया है।
अब तक एक युवती का शव बरामद हुआ है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति अभी भी लापता है। मलबा और टूटी सड़कों के बीच राहत बचाव कार्य जारी है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और आईटीबीटी की टीमें मौके पर डटी हुई हैं। जवान मलबे में दबे पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश कर रहे हैं। घायलों और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। थराली और उसके आसपास के गांवों में बिजली पानी की आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो गई है। प्रशासन ने तहसील परिसर और कुलसारी पॉलिटेक्निक जैसे सुरक्षित स्थानों पर रहने और खाने पीने की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हालात पर लगातार नजर बनाए रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहीं सांसद अनिल बलूनी और पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ईश्वर से सभी के सुरक्षित होने की प्रार्थना की जा रही है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शुक्रवार देर रात जमकर बवाल हुआ। सिद्धार्थनगर इलाके में 2 गुट आमने सामने आ गए और देखते ही देखते पूरा इलाका रणभूमि में तब्दील हो गया। दरअसल इलाके में एक फुटबॉल क्लब की सालगिरह पर कार्यक्रम चल रहा था। सड़क के बीचों बीच साउंड सिस्टम लगाए गए थे और पार्क के सामने एक बोर्ड लगाने को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया। बात इतनी बड़ी कि दोनों तरफ से लोग इकट्ठा हो गए और अचानक जमकर पथराव शुरू हो गया। लगातार 1 घंटे तक दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। हालात बेकाबू होते देख भीड़ ने 5-6 वाहनों को निशाना बनाया। कई गाड़ियों को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया, जबकि कुछ गाड़ियों को आग के हवाले भी कर दिया गया। इस बवाल में 8 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हिंसा की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित किया और हालात पर काबू पाया। फिलहाल इलाके में शांति है, लेकिन तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। कोल्हापुर एसपी ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। वहीं पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि गाड़ियों में आग लगाने और पथराव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। कोल्हापुर में हुई इस हिंसा के बाद पूरे जिले में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। मुंबई के मलाड स्थित मालवनी टाउनशिप स्कूल में निजीकरण के खिलाफ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पूर्व मंत्री वर्षा गायकवाड़ और विधायक असलम शेख ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीएमसी के स्कूल गरीब बच्चों के लिए बने थे, लेकिन अब भाजपा इन्हें एनजीओ के हाथों में सौंपकर गरीब बच्चों की पढ़ाई छीनना चाहती है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि इन स्कूलों को बनाने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ताकि वंचित और गरीब तबके के बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सके। लेकिन अब भाजपा इन स्कूलों का निजीकरण कर गरीबों से शिक्षा का अधिकार ही छीन रही है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए वर्षा गायकवाड़ और असलम शेख सहित कई नेताओं को हिरासत में ले लिया। फिलहाल मालवनी स्कूल निजीकरण पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इसे गरीब बच्चों के भविष्य का सवाल बता रही है। मुंबई महानगरपालिकेचा 100 कोटी रुपये या शाळेच्या बांधकामासाठी खर्च केले। आज नव्याने शाळा निर्माण झाली, एका स्वयंसेवी संस्थेच्या नावाखाली एका प्रायव्हेट व्यक्तीला हे देण्याचं कडक कारस्थान झाले, तर भाजप मात्र विरोध करते। पालकांचं म्हणणं आहे की आमची शाळा ही मुंबई महानगरपालिकेची शाळा आहे, 1200 विद्यार्थी शिकतात, मग ही शाळा एका प्रायव्हेट व्यक्तीला का दिली जाते? मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळा या प्रायव्हेट व्यक्तीला देण्यामागचं खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये षडयंत्र चालू आहे आणि आमचं म्हणणं आहे की जर मुंबई महानगरपालिकेने 100 कोटी खर्च केलेले आहेत, या ठिकाणी शाळेमध्ये शिक्षक मुंबई महानगरपालिकेचे, मग ही शाळा प्रायव्हेट व्यक्तीला का द्यावी? शाळा चालू आहे, कसले प्रायव्हेट शिक्षक आणतात, त्याचं राजकारणाचं कारण काय? शाळा बंद करायची का तुम्हाला? प्रायव्हेटायझेशन 100 कोटी लावून शाळा जे बांधली ते लोकांना देण्याकरता बांधली आहे का? आज मंगळपूर्वात लोढा पण इथे येणार आहे, तुमच्याकडे तुम्ही जाणार आहेत काय? लोढार किल्ला हेच सांगणार की तुम्ही काय करताय, का शाळा विकायला निघाल्यात का? पढ़ाई का मतलब
मतलब अच्छा ब्रिंगिंग भी हो रहा है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में भी हो रहा है, तो अच्छा ही हो रहा है। कोई भी करे, पढ़ाई एजुकेशन इम्पोर्टेंट है सबके लिए, छोटा हो या बड़ा हो। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बेवजह ही इसे तूल दे रही है। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस इस मामले को जबरन मुद्दा बना रही है। उन्होंने सवाल किया है कि आखिर इन स्कूलों पर खर्च किए गए 100 करोड़ रुपए आए कहां से। साथ ही उन्होंने कहा कि विरोध केवल मालवनी तक ही सीमित है। कह रहे हैं उनको सामने लाया जाए, 100 करोड़ रुपया कहाँ से आया, कहाँ गया, कहाँ पड़ा हुआ है। आपको दिख रहा है कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर स्कूल को चलाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी हिम्मत कर रहा है, कोई कोशिश कर रहा है। और ये महानगर का की पॉलिसी आज की नहीं है, पहले की पॉलिसी है। 32 स्कूलों में ऑलरेडी इस तरह से पूरे मुंबई के अंदर दी गई है। वहाँ विरोध नहीं, मलाड मालवनी के अंदर विरोध। मलाड मालवनी के अंदर विरोध क्यों? जैसे सरकारी जमीनें दबा के रखी, वैसे ही महानगर पालिका की स्कूलें भी दबा के रखना, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। वो सच है कि नहीं सच है, ये इस बात से पता पड़ेगा कि आज जो विकास के कामों की हमने यहाँ शुरुआत की है, उसके बाद भी क्या यहाँ पर वो यहाँ विरोध करते रहेंगे, तो समझा जाएगा कि वो यहाँ पर सब कुछ अपना निजीकरण करना चाहते हैं। स्कूलों का निजीकरण नहीं हो रहा है, राजनीति का निजीकरण हो रहा है। मुंबई के बीकेसी स्थित एनएसी प्लाजा में महाग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में भारी संख्या में छोटे से लेकर बड़े इन्वेस्टर्स ने हिस्सा लिया। आयोजन का मकसद इन्वेस्टर्स को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना और इसके फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी देना रहा। इन्वेस्टर्स का कहना है कि महाग्रोथ कॉन्क्लेव छोटे निवेशकों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ उन्हें न केवल निवेश की सही जानकारी मिल रही है, बल्कि विकास की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिल रही है। एमएसएमई यानी कि मासा के सहयोग से छोटे इन्वेस्टर्स को इंडस्ट्री से जोड़ने और नए अवसर देने का रास्ता तैयार किया जा रहा है। आयोजकों का मानना है कि ये पहल देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगी और विकसित समाज की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगी। आज एनएसी प्लाजा में महाग्रोथ कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर गिरी सिंगले, जो कि ऑर्गेनाइजर है, कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, इससे छोटे इन्वेस्टर्स, बड़े इन्वेस्टर्स को क्या फायदा होने वाला है। तो सर हमें बताइए कि ये जो आज कॉन्क्लेव रखा गया उसका क्या फायदा छोटे इन्वेस्टर्स को होने वाला है। ये महाग्रोथ कॉन्क्लेव रखा है एनएससी में, खास करके ये छोटे इन्वेस्टर्स को या छोटे उद्योजक है उनको एक आईपीओ तक कैसा जा सकता है। आईपीओ मतलब एनएससी में आने का मतलब जो है कि यहाँ पे बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जाके उसको लिस्ट कैसे किया जा सकता है, आईपीओ की तरफ कैसे लिया जा सकता है, इसका सभी मार्गदर्शन होने वाला है। इसमें खास करके फाइनेंस के जो एक्सेस है, बहुत सारी कंपनियों को, बहुत सारे उद्योजक को जो छोटे हैं वो फाइनेंस के वजह से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंस के अलग अलग तरीके बताए जा रहे हैं। पहले तो फाइनेंस मतलब उद्योजक को लगता है कि हमें बैंक से ही फाइनेंस मिल सकता है, लेकिन फाइनेंस के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं, जैसे डेट है, इक्विटी है, आपका मर्चेंट बैंकर्स है, जो अलग अलग तरीके से आपको फंडिंग करते हैं। तो ये सभी के एवेन्यूज यहाँ पे डिस्कस होने वाले हैं। जो दिक्कतें आने वाली है फंडिंग के लिए है, तो इस फंडिंग की दिक्कतों को ऊहापोह करने के लिए जो दिग्गज है अनेक क्षेत्र के फाइनेंस के, वो यहाँ पे बात रखने वाले हैं। सर, ये जीएसटी के बारे में बोल रहे हैं कि जीएसटी का क्या कुछ कम करने की बात चल रही है, उससे क्या फायदा होगा लोगों को? अभी जीएसटी का जो उन्होंने ऐलान किया है उसका पूरा का पूरा तो क्लियर पिक्चर सामने नहीं आया है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि ये नए जो रूल्स आएंगे, नया जो जीएसटी का जो आएगा, वो जीएसटी का बर्डन जो भी कुछ आने वाला है रूल, वो उद्योजक के लिए अच्छा होना चाहिए और होगा, ये हमें एक आशा है। सर, अभी ये जो आज कॉन्क्लेव रखा गया, इसमें कुछ इन्वेस्टर्स लोग आगे आए हैं क्या इन्वेस्ट करने के लिए? हाँ, यहाँ पे हमने एक निवेश मंथन करके रखा है, जैसे शार्क टैंक होता है उसी धरती पे निवेश मंथन रखा हुआ है। जो कुछ स्टार्टअप्स है यहाँ पे जिनकी इनोवेटिव आइडियाज है वो यहाँ पे पिच करने वाले हैं, और इसी स्टार्टअप्स को जो इन्वेस्टर्स आए हुए हैं वो इन्वेस्टर्स उनमें सुन के समझ के उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। गिरी सिंगले जी ने कहा है कि इस जो आज जो कॉन्क्लेव रखा गया उसका काफी फायदा छोटे इन्वेस्टर्स को, बड़े इन्वेस्टर्स को होगा। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में कितने इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होते हैं। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक चिंताजनक खबर सामने आई है। जिले के
अछरोड़ गांव में स्थित अटल आवासीय विद्यालय में वायरल फीवर का प्रकोप फैल गया है। पिछले 4 दिन में लगातार छात्रों की तबीयत बिगड़ती जा रही है और शनिवार को स्थिति ऐसी बनी कि करीब 40 छात्रों को जिला अस्पताल लाना पड़ा। सभी छात्रों में खांसी, जुकाम और बुखार जैसे लक्षण पाए गए हैं। डॉक्टरों ने बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाएं दी हैं। जिला अस्पताल में अचानक बड़ी संख्या में छात्रों के पहुंचने की जानकारी मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ प्रशासन के बड़े अधिकारी भी तुरंत अस्पताल पहुंच गए। सीएमओ, एसडीएम और एएसपी ने बच्चों का हाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बीमार छात्रों में से विकास कुमार नामक छात्र ने बताया कि बीते 4 दिन में वायरल फीवर का असर तेजी से बढ़ा है। शुरुआत में कुछ ही छात्र बीमार थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और शनिवार तक लगभग 40 छात्र इसकी चपेट में आ गए। विद्यालय के शिक्षक पुष्पराज सिंह ने भी पुष्टि की है कि अचानक बच्चों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल लाना पड़ा। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने इससे पहले ही विद्यालय में एक टीम भेजकर बच्चों का निरीक्षण किया था और दवाएं भी बांटी थी। सीएमओ डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने कहा है कि बच्चों को वायरल संक्रमण हुआ है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। सभी छात्रों की हालत सामान्य है और इनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार निगरानी कर रही है। फिलहाल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही सतर्क हो गए हैं और विद्यालय परिसर में भी विशेष ध्यान देने की बात कही जा रही है ताकि संक्रमण और न फैले। दिल्ली पुलिस ने टीवी सीरियल और फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले कपल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने खुद को फिल्म और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर के सीरियल से जुड़ा बताते हुए सिनेमा की एक छात्रा से 24 लाख रुपए ठग लिए। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों जालसाज पिछले 9 साल से देश भर में लोगों को शिकार बना रहे थे और अब तक 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुके हैं। ये दोनों 5 सितारा होटलों में बैठकर ठगी का धंधा करते थे और हर बार पुलिस से बचने के लिए अपना ठिकाना बदल देते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान लखनऊ निवासी तरुण शेखर और दिल्ली की आशा सिंह उर्फ भावना के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम और बैंक पासबुक बरामद किए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों खुद को बंटी और बबली फिल्म के किरदारों से प्रेरित मानते थे और सोशल मीडिया व इंटरनेट पर नए कलाकारों को झांसा देकर उन्हें शिकार बनाते थे। फिलहाल आवाज समाचार में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार। आवाज इंडिया।